State and explain Hooke's law. Hooke साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले एक स्टेटमेंट बताई थी, उसने एक बात कही थी जो कि एक लॉ बन गई। उसने कहा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों जो है, आसान लफ्ज़ों में स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसा कि आपको ये स्टेटमेंट के बिल्कुल नीचे 10 स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यही बात इसने कही थी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है और स्ट्रेस के कम होने से स्ट्रेन डिक्रीज हो जाता है। जिस तरह रबर बैंड पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो शेप भी ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाती है, तो स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है। इसमें एक शर्त भी है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है वो आगे हमारी सब हेडिंग आगे मौजूद है, तो हम डिटेल में देखते हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन पैदा होता है बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट, किसी भी स्ट्रेस से जो स्ट्रेन पैदा होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड में लिखना है विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी हम बताएंगे इलास्टिक लिमिट क्या है। फिलहाल सबसे पहले हुक्स लॉ में हमारे पास स्टेटमेंट है, उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकली है जिसमें ये 3 लाइंस आएंगी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, स्ट्रेस इज इक्वल टू, आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का निशान इक्वालिटी में जब चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो हमने लिख दिया स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। कांस्टेंट एक साइड में रहने दें तो स्ट्रेन उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 3 स्टेप जो है हमारे पास मैथमेटिकली में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इसकी 2 डेफिनेशंस हमारी बुक में मौजूद हैं, तो कम से कम एक तो आनी चाहिए, वरना दोनों याद कर लें तो अच्छी बात है। एक डेफिनेशन मैंने बोल्ड की हुई है, इसके ऊपर हेडिंग डाल दें इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? बेसिकली ये हमें बताती है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो हम कितना लगा सकते हैं सेफली कि वो बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म ना हो, मुकम्मल तौर पे ख़राब ना हो। यानी कि एक स्प्रिंग है, उसको हमने खींचा, स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, छोड़ दिया, वापस अपनी शेप में आ गया। इसी तरह हमने फोर्स ज़्यादा बढ़ाई, फिर छोड़ दिया, वापस अपनी शेप में आ गया। स्प्रिंग की एक आखिरी हद होगी जहाँ पे वो सेफली वापस अपनी जगह पे आ सकता है, लेकिन अगर हम उसके थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेंगे तो स्प्रिंग जो है वो बिगड़ जाएगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा और दोबारा अपनी शेप में नहीं आएगा। तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट थी। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी शेप में आ जाता है। अगर हम इस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दें तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी शेप खराब कर लेता है। इसी तरह रबर बैंड है, उसको खींचा, छोड़ दिया, वापस शेप में आ गया, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर वो वापस अपनी शेप में आता जा रहा है। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, छोड़ेंगे, वापस अपनी शेप में आ जाएगा। लेकिन एक आखिरी हद होगी जिसके बाद जो है वो फोर्स इंक्रीज करें तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी शेप में नहीं आता, बल्कि रबर बैंड की बात करें तो वो टूट जाता है, स्प्रिंग की बात करें तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो वो लिमिट जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेता है, उस लिमिट के अंदर, उस लिमिट को बेसिकली हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। दिस लिमिट टेल्स द मैक्सिमम स्ट्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्ट्रेस लगा सकते हैं, दैट कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन द बॉडी विद इन विदाउट कॉजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन इन इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। तो वो इस लिमिट के अंदर अंदर जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस हम कितना लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सेफली अपनी शेप में वापस आ जाता है। तो वो लिमिट जो होती है वो इलास्टिक लिमिट होती है। इन अदर वर्ड्स उसके आगे जो है वो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास, और सेकंड डेफिनेशन जो है हमारे पास वो ये है कि ये वो लिमिट है जिसके अंदर अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी शेप साइज को रिकवर कर लेता है। अगर हम इस लिमिट को क्रॉस कर दें तो ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, अपनी शेप खराब कर लेता है।
तो लिखा हुआ है इट इज़ ए लिमिट विद इन विच ए बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ये वो लिमिट है जिसके अंदर अंदर जो है जब डिफॉर्मिंग फोर्स रोक देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी शेप में आ जाता है। When stress crosses this limit, अगर हम इसको पार कर दें, call the elastic limit, a body is permanently deformed, मुकम्मल तौर पर खराब हो जाता है, स्प्रिंग टेढ़ा हो जाएगा, वापस नहीं अपनी शेप में आएगा, and is unable to restore its original state after the stress is removed। तो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को अख्तियार नहीं कर पाएगा। तो ये जो है हमारे पास दो डेफिनेशन है इलास्टिक लिमिट की, एक ऊपर मैंने बताई थी दिस से लेके शेप तक और दूसरी इट से लेके एंड तक। दोनों में से एक डेफिनेशन तो कम से कम आपने करनी है। और इलास्टिक लिमिट की हेडिंग के साथ आपने ये डायग्राम बनानी है। बिल्कुल साइड में देखें आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, एक स्प्रिंग आपको ऊपर नज़र आ रहा है और एक नीचे एक ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा है। ये दोनों डायग्राम बनानी है। ऊपर वाली डायग्राम में स्प्रिंग में वज़न इंक्रीज करते जाते हैं तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जाती है, और नीचे वाली डायग्राम जो है जो ग्राफ की है उसमें यही बताया गया है कि फोर्स और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज इन लेंथ को कहते हैं। इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फोर्स बढ़ती है तो एक्सटेंशन इंक्रीज इन लेंथ भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से फोर्स बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज इन लेंथ भी बढ़ती जाती है, और एंड में जाके एक टाइम आता है कि हम ज़्यादा इसके ऊपर वेट डाल देते हैं तो स्प्रिंग ख़राब हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, वापस अपनी शेप में नहीं आता। तो इसलिए हमने ये किया है कि ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनाई और फिर आगे जाके हमने उसको बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वापस अपनी शेप में नहीं आता। तो इस ग्राफ बनाने का प्रॉपर तरीका ये है कि ये स्ट्रेट लाइन जो इंक्लाइन लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करें और जहाँ पे आप इलास्टिक लिमिट शो करें उसके फौरन बाद से जो है वो कर्व, वो जो लाइन थी उसको टेढ़ी मेढ़ी करके शो कर दें। तो ये इंक्लाइन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं इलास्टिक लिमिट तक और उसके बाद जो है वो टेढ़ी मेढ़ी कर दें, तो ये ग्राफ जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस इलास्टिक लिमिट के बाद आपने ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं। उसके बाद यंग मॉडुलस जो है ये याद रखें, यंग मॉडुलस हुक्स लॉ का ही हिस्सा है, उसी की सब हेडिंग है। तो अगर स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ आता है तो आपने यंग मॉडुलस इसके साथ लिखना है। लेकिन अगर अकेला आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय यंग मॉडुलस एक्सप्लेन, तो ऐसे सूरत में आपने हुक्स लॉ का कुछ भी नहीं लिखना, यंग मॉडुलस ही हमने सिर्फ लिखना है। अगर हुक्स लॉ लॉन्ग में आए तो आपने यंग मॉडुलस साथ लिखना है, और अगर सिर्फ यंग मॉडुलस आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको हुक्स लॉ के कोई भी चीज़ इलास्टिक लिमिट स्टेटमेंट मैथमेटिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यंग मॉडुलस जो है उसके सिंबल डेफिनेशन आपको नीचे नज़र आ रही है, बल्कि आप सबसे पहले उसके फार्मूले की तरफ आएँ। फार्मूला आपको नजर आ रहा है, कैपिटल वाई यंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन लिखा हुआ आपको नजर आएगा। स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, ये जो आपको फार्मूले में नजर आ रहा है यही बात हमने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देनी है। तो ये यंग मॉडुलस की डेफिनेशन है। बेसिकली यंग मॉडुलस जो होता है वो हमें बेसिक ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा इलास्टिक है और कौन सा ऑब्जेक्ट कम इलास्टिक है। जिस चीज़ का यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है उसमें इलास्टिसिटी कम होती है, और जिस चीज़ का यंग मॉडुलस कम होता है उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ ये डेफिनेशन देखें, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। जो फार्मूले में आपको नज़र आ रहा था यही बात हमने स्टेट कर दी, डिफाइन कर दिया यंग मॉडुलस को, कि इन दो चीज़ों को डिवाइड करने से यंग मॉडुलस हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहले यंग मॉडुलस में हमने ये डेफिनेशन करनी है, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यंग मॉडुलस के टॉपिक में पहले हमारे पास ये डेफिनेशन आएगी, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन में हमने ये बात बतानी है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक रॉड मौजूद है, स्ट्रेचेबल रॉड है जिसकी शुरू में लंबाई L नॉट के बराबर है। L नॉट ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, शुरू में उसकी लंबाई L नॉट है।
और उस रॉड पे कोई भी फोर्स F लगती है, F फोर्स लगने से उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है और बाद में जो उसकी लंबाई हो जाती है उसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फिर हुक्स लॉ के मुताबिक जो है वो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास ओवरऑल ये हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। सिर्फ ये आप बीच में ये इस वक्त जो मैंने बोल्ड किया हुआ है इसको कट कर देना बस। एक्सप्लेनेशन रिपीट करता हूँ। कंसिडर ए लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट। एक लॉन्ग बार है जिसकी शुरू में लंबाई एल नॉट है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, उसका एरिया जो है वो कैपिटल ए के बराबर है। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ स्ट्रेचेस इट सच दैट इट स्ट्रेच लेंथ बिकम एल। एक फोर्स लगी और उसकी लंबाई में इजाफा हो गया, अब उसकी टोटल लंबाई जो है कैपिटल एल के बराबर है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। एंड में हुक्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो दोबारा से कर ली है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं उनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट आती है। ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये हमने पीछे अभी हुक्स लॉ में पढ़ा था, ये कांस्टेंट स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात इसने एंड में बात कर दी कि हुक्स लॉ के मुताबिक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो जो होती है वो एक कांस्टेंट के बराबर होती है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद नीचे मैथमेटिकली है और मैथमेटिकली 7.12 तक जाएगा। नीचे हमारे पास 7.12 लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली में सबसे पहले हमने यंग मॉडुलस का फार्मूला लिखना है। वो हमारे पास है y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। इसको इक्वेशन 1 बना दें। उसके बाद हमने बताया कि डेल्टा एल के बारे में। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ को कहते हैं। बाद में लेंथ उसकी कैपिटल एल थी, शुरू में उसकी लेंथ एल नॉट थी। बड़े एल में से छोटे एल नॉट को माइनस कर दें तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि चेंज आई लेंथ में, क्योंकि बाद वाली लेंथ फोर्स लगाने से ज़्यादा बड़ी है और पहले वाली लेंथ कम है। तो बड़ी वाली लेंथ में से छोटी लेंथ निकाल दें तो चेंज इन लेंथ आ जाती है, जिसको हमने डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो हमने इस लाइन में ये बता दिया कि डेल्टा एल जो है वो बड़े एल में से एल नॉट को माइनस करने से हासिल किया जा सकता है। उसके बाद यंग मॉडुलस के मैथमेटिकली के लिए आप याद रखें कि ये फार्मूला जो इस वक्त लिखा हुआ है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू पुट करनी है हमने और टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू पुट करनी है। स्ट्रेस अलग से निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन अलग से निकालेंगे और बाद में इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे इस फार्मूले में। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, सिंस स्ट्रेस, यहाँ से हमने स्ट्रेस निकाला और नीचे एंड टेंसाइल स्ट्रेन, यहाँ पे हमने टेंसाइल स्ट्रेन निकाला और यही वैल्यूज जो है ये हमने ऊपर वाले फार्मूले में पुट करनी है। पहले स्ट्रेस देखें। सिंस स्ट्रेस इज इक्वल टू, पीछे हमने पढ़ा था फोर्स ओवर एरिया होता है, तो एफ कैपिटल ओवर कैपिटल ए इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ये लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होता है। इस वक्त चेंज इन लेंथ हमने डेल्टा एल को रिप्रेजेंट किया था और ओरिजिनल लेंथ जो है हमारे पास वो एल नॉट थी। तो अब इसी फार्मूले को ज़हन में रखते हुए हमने टेंसाइल स्ट्रेन लिखा चेंज इन लेंथ एल माइनस एल नॉट या डेल्टा एल। ये जैसा कि ऊपर मैंने बताया भी था, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है जो कि एल माइनस एल नॉट के बराबर है। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, शुरू में लेंथ उसकी एल नॉट थी तो हमने एल नॉट लिख दिया, तो इसी को हमने दोबारा लिख दिया इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, एल नॉट उसकी ओरिजिनल लेंथ। तो बाय फार्मूला टेंसाइल स्ट्रेन का हमने इनकी वैल्यूज लिख दी। अब हमारे पास स्ट्रेस भी आ गया जो कि एफ ओवर ए है, टेंसाइल स्ट्रेन भी आ गया, तो एस ओरिजिनल फार्मूला हमने लिख दिया जो कि हमारे पास था स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। इसमें स्ट्रेस की वैल्यू ऊपर पुट कर दें और नीचे टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दें। स्ट्रेस की वैल्यू जो है ऊपर, स्ट्रेस की वैल्यू क्या है एफ ओवर कैपिटल ए। तो आपने क्या करना है, ये स्ट्रेस की जगह पे वैल्यू पुट करनी है एफ ओवर ए। इसके बिल्कुल आगे एक स्टेप आप कर सकते हैं इक्वल टू करके, इसके बिल्कुल आगे स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन जहाँ पे लिखा हुआ है इसके आगे आप इक्वल टू करके लिखें स्ट्रेस
स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, एफ ओवर ए, और नीचे टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, डेल्टा एल ओवर एल नॉट। तो आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल आगे आपने इक्वल टू करके स्ट्रेस की जगह पे लिखा कैपिटल एफ ओवर ए, और टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पे आपने लिखा डेल्टा एल ओवर एल नॉट। ये आप खुद से यहाँ पे लिख लें। उसके बाद आप जानते हैं मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, ऊपर अगर हमारे पास कोई वैल्यू एफ ओवर ए है तो ए जो है नीचे वाली वैल्यू नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे हमारे पास डेल्टा ओवर एल नॉट है, एल नॉट जो हमारे पास नीचे होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हमारे पास आ गया एफ के साथ, ये एल नॉट चूंकि नीचे था ये ऊपर एफ के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो एफ के साथ आ गया एफ मल्टीप्लाई बाय एल नॉट। और ये ए जो है एफ ओवर ए स्ट्रेस की जगह पे था, और ए नीचे था, ए नीचे चला गया और नीचे जाके जो है वो डेल्टा एल, ये वाले डेल्टा एल से मल्टीप्लाई हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल एल नॉट, डेल्टा एल। यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम नहीं देना, यहाँ पे मैथमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो मेन बात आप याद रखें, स्ट्रेस की इसी लाइन में, एस वाली लाइन में, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन के आगे आपने इक्वल टू करके स्ट्रेट लाइन लगा के ऊपर आपने लिखना है एफ ओवर ए, ये लिखा हुआ है एफ ओवर ए, और नीचे टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पे आपने नीचे लिखना है डेल्टा एल ओवर एल नॉट। यहाँ पे आप लिख लें स्ट्रेस की वैल्यू ऊपर एफ ओवर ए, और इक्वल यहाँ पे इक्वल डाल के स्ट्रेस की वैल्यू एफ ओवर ए, और नीचे टेंसाइल स्ट्रेन की डेल्टा एल ओवर एल नॉट। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये निचला स्टेप आया है, क्योंकि मैथ के मुताबिक नीचे जो वैल्यू होती है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ओवर वाली वैल्यू जो होती है अगर वो नीचे है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। और एंड में हमने यूनिट की हेडिंग डालनी है और ये 2 लाइनें लिखनी है, एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एन एम माइनस 2। यहाँ पे हमारा जो है वो यंग मॉडुलस कंप्लीट हो जाएगा।